हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसलपुर अड्डा पे। और आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं फिर से खेलो इंडिया 2020 के तहत 20 क्वेश्चन, जिसमें होंगे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के 5-5 क्वेश्चन होंगे। और इनको पेट एग्जाम और जो यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने ये डिजाइन किया है कि कैसे करके इन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सिर्फ इन क्वेश्चन का आंसर ना लिखें, आप ये भी समझें कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस स्तर से उनको हल करने की ज़रूरत है, किस प्रकार उनकी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करें, जितने मैं अपने चैनल पर डालता हूँ वो क्वेश्चन हल करें। बाकी जो हमारा बीसलपुर अड्डा नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर रोज यूज होता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करवाए जाते हैं हर सब्जेक्ट के। आप उस पर पार्टिसिपेट करें, तो ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, तब जाके आपको उस क्वेश्चन पेपर में बैठ के और उसको हल करने की टेक्निक आएगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएँ। और एग्ज़ाम है इस बात का कंपटीशन कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करोगे उतनी अच्छी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो अब इसमें अभी कोई पेट में कट ऑफ निश्चित नहीं किया गया है कि कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे। तो निर्धारित क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा नंबर लाओ तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें परसेंटेज नहीं देखना है, सबसे ज़्यादा नंबर लाना है। तो देखो अगला, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून है, ये शब्द है मानसून। ठीक है, तो इसका आगमन भारत में सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो हम छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। और पहले यहाँ से क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि जो मानसून शब्द है वो किस भाषा का शब्द है या किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। तो इसे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसको याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है और आगमन सबसे पहले किस में होता है? तो देखिए मानसून आता है इधर से ऐसे, और यहाँ पे जाके मुड़ जाता है, तो सबसे पहले कहाँ टकराता है? ये है केरल। तो सबसे पहले किस राज्य में टकराता है? केरल में। तो ये आंसर आपको याद रखना चाहिए। और इधर से केरल से फिर बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ ऐसे करके इधर चला जाता है, एक शाखा जो इधर बंगाल की खाड़ी से इधर अंदर चली जाती है, और ये गुजरात से इधर सीधे। तो ये मानसून में समझाएंगे, लेकिन अभी तक आप याद रखिए केरल। और ये मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है और मौसम शब्द से लिया गया है। अगला, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ठीक है, तो मानसून के प्रकार हैं भारत में। तो देखिए दो मानसून के आमतौर पर प्रकार बोले जाते हैं। एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम है क्योंकि किधर से आ रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कितने परसेंट वर्षा होती है? मान लो 100% वर्षा है, तो कितने परसेंट भारत में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से? तो लगभग 91%। कितनी परसेंट? 91%। मतलब सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। हाँ, अगला एक मानसून और देख लीजिए। जब ये मानसून अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ से वापस आता है ऐसे घूम के, तो ये आगे मैं बताऊंगा अभी। तो ये तमिलनाडु के तट पे बारिश करता है और इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून मतलब उत्तर, इसकी दिशा उत्तर पूर्व होती है, तो इसलिए इसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ठीक है, इसका दिशा ऐसी होती है। तो इससे वर्षा होती है सिर्फ हमारे यहाँ 6-7%। ठीक है, और बाकी इससे कितनी होती है? 91%। तो सर्वाधिक वर्षा भारत में किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखने वाला क्वेश्चन। अगला, उत्तर भारत के राज्यों में शीतकालीन में वर्षा, शीतकाल में वर्षा किस कारण होती है? अब देखिए ग्रीष्म काल में वर्षा होगी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, लेकिन शीतकाल में ये जो उत्तर के राज्य पड़ेंगे, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो राज्य पड़ेंगे, अगर यहाँ से वर्षा होती है तो किस कारण से होती है? तो इसके लिए एक शब्द याद रखना पड़ेगा आपको, और उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। समझाता हूँ आपको ये क्या होता है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? एक प्रकार की हवाएं होती हैं जो जेट स्ट्रीम जिनको बोलते हैं, वो कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से उठती हैं और वहाँ से ऊपर हवा में आती है और भारत में आके बारिश करती हैं। तो ये सर्दियों में बारिश होती है शीतकाल में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। जब हमारे यहाँ गेहूँ की खेती हो रही होती है इन राज्यों में, तब वर्षा होती है जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में। तो आपने देखा होगा कि अचानक बहुत तेज से बारिश हो जाती है और गेहूँ की फसल के लिए वो लाभदायक बोली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक और केरल में मानसून
पूर्व होने वाली वर्षा। देखिए अभी मानसून आ गया है लगभग, लेकिन मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है उसको कर्नाटक और केरल में क्या कहते हैं? तो कर्नाटक और केरल में उसका एक स्पेशल नाम है, वो नाम है आम्र वर्षा। क्या नाम है? आम्र वर्षा। आम्र वर्षा को क्या कहते हैं? उस समय आम के पेड़ पे बौर आया हुआ होता है और पानी बरस जाता है तो वो नम जाता है, तो वो टूट के नहीं गिरता है, इससे आम की फसल अच्छी होती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। और यहाँ इधर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, इन क्षेत्रों में भी क्या होता है कि जो बौर आता है उसमें आम के पेड़ पे और बारिश हो जाती है तो वो मानसून पूर्व बारिश होती है। ठीक है, अब तो मानसून आ गया तो अब आम भी तो बड़े बड़े हो गए, तो मानसून आने से पूर्व जो वर्षा होती है उस वर्षा को केरल में क्या, केरल और कर्नाटक में क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला, लौटते मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए मैंने ये बताया उत्तर पश्चिम मानसून को ही लौटता मानसून कहते हैं। जब वहाँ से मानसून लौटता है ऊपर से, यहाँ जब हाई प्रेशर बन जाता है तो हवा यहाँ से लौट के और ये बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर आती है आर्द्रता, और यहाँ तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्दियों में किस राज्य में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है। ठीक है, और इसी को तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट कहते हैं। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो राज्य लिखा होगा ऑप्शन में तो तमिलनाडु होगा, अगर राज्य होगा तो क्या होगा? तमिलनाडु। अगर तट का नाम लिखा होगा तो कोरोमंडल तट होगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए। और ये भी क्वेश्चन का आंसर, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तब भी तमिलनाडु, क्योंकि उत्तर पूर्व मानसून को ही लौटता मानसून कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक आप जानते ही हो, आरबीआई, ये नीचे लिखा गया मैंने, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी एक डेट है 1 अप्रैल, ये पूछा जाता है सीधे सीधे, कई बार पूछा गया, 1 अप्रैल 1935 को एक अधिनियम पास किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, उसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन हाँ, एक डेट आपको और याद रखनी है, वो डेट है 1 जनवरी 1949। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन इस बैंक को, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मतलब ये बैंक सरकारी बैंक हो गई थी। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी ये सरकारी बैंक नहीं थी, ये प्राइवेट बैंक थी, लेकिन बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तो एक ऐसी बैंक हो गई, सरकारी बैंक हो गई। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है मुख्यालय इसका? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। बाकी इसके छोटे छोटे सेक्टर मतलब और भी कार्यालय हैं, लेकिन जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे जो अंग्रेज थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये इसके प्रथम गवर्नर थे। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, वो ध्यान रखना है। और प्रथम भारतीय गवर्नर आपको कमेंट करके भी बताना है। अगला, वर्तमान में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए ग्रामीण बैंकें वो बैंकें होती हैं जो ग्राम क्षेत्र में खोली जाती है सिर्फ किसानों को और कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए। तो इन बैंकों की संख्या मैंने यहाँ पे बताई है, क्वेश्चन और भी हल करेंगे। तो इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इनकी संख्या वर्तमान में 38 है, जो आपसे पूछी जा सकती है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है, क्योंकि लगातार बैंकों का विलय हो रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज किया जा रहा है। तो अब आपको याद रखना है कि कुछ संख्या बदल रही है लगातार, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी हो सकती है। बाकी इसका एक क्वेश्चन और बनता है, ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी? एक क्वेश्चन और बनता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना होनी शुरू हुई थी। बाकी इनके बारे में और भी बहुत फैक्ट हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं ग्रामीण बैंकों से। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो वो एसबीआई है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो महिला बैंक बनाया गया था उसका विलय किस बैंक में कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है भारत का लिंगानुपात कितना है। पहले ये समझिए लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं देश में, तो उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो पूरे भारत का लिंगानुपात इस समय वर्तमान में 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना के जितने भी फैक्ट हैं उनको एक पेज में लिख के आप भी कवर करिए, मैं भी आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। हाँ, तो यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। हम देखें 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ठीक है, ये स्थान का नाम पूछा है। मैंने हमेशा कहा है जब भी आप क्वेश्चन हल करो तो उसमें क्वेश्चन मार्क जो शब्द होते हैं, क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनको ध्यान रखो, और उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों से ही तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कब का आंसर यहाँ मिल जाएगा, तो कहाँ का भी आंसर भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो स्थान पूछ रहा है, तो कहाँ, मेरठ। ठीक है, मेरठ से हुई थी। मान लो 1857 की क्रांति कहाँ के जगह कब प्रारंभ हुई थी ये पूछ ले तो इसकी डेट भी याद रखनी है आपको, 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 ये डेट याद रखनी है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, क्या प्रतीक था। ठीक है, तो कमल और रोटी, ये आपने पढ़ा होगा 4-5 क्लास की किताबों में पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया था। देखो अलग अलग जगह के नेता नेतृत्व कर रहे थे, जैसे बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है, और बरेली में कौन था, खान बहादुर। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है लखनऊ में कौन था, कानपुर में कौन था। ठीक है, तो नाना साहब कानपुर से। लखनऊ का क्वेश्चन चूंकि मैंने आगे बनाया है तो अभी बताऊँ मैंने। अगला, रानी लक्ष्मीबाई को, और जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जब वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी, तो अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा, मतलब अंग्रेज जनरल सामने कौन था लड़ने वाला, तो वो व्यक्ति था ह्यूरोज। ह्यूरोज, ये नाम याद रखो, क्योंकि इसी ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा था। तभी वो कविता भी आपने पढ़ी होगी, तो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी, किसने लिखी है ये कविता, ये भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, तो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगन था। ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंगन था, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध नाम था वो अलग था, ये वास्तविक नाम है। ठीक है, तो इनका नाम, किसका नाम था ये, तात्या टोपे। ठीक है, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगन। और इन्होंने लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था, लेकिन ज्यादातर नाना साहब के साथ रहे थे, कानपुर वालों के साथ, फिर बाद में इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन, अवध लखनऊ में 1857, अवध क्षेत्र जो बोलते हैं 1857 की क्रांति के समय, लखनऊ और लखनऊ के आसपास का जो एरिया उसको अवध क्षेत्र बोलते थे। तो अवध लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, चाहे अवध में पूछे या लखनऊ में पूछे, नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने। किसने किया, बेगम हजरत महल। अब ये बताओ कि इनके जो बेटे थे, ठीक है, जिनको राजा घोषित किया गया था, उनका क्या नाम है, आपको कमेंट करके बताना है। ये उनकी संरक्षिका थी, युद्ध का नेतृत्व इन्होंने किया, लेकिन उस समय नवाब इन्होंने अपने बेटे घोषित किया था जो छोटा था उम्र में। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का भी जो गोद लिया वो पुत्र था, वो भी छोटा था बेटा, तो उसका क्या नाम था। इन दोनों का नाम पूछा भी जाता है वनडे एग्जाम में, और आपको कमेंट करके बताना भी है। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पे, यहाँ से पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट है, तो किस समिति की सिफारिश पे पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होती है। हमारे पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य ब्लॉक स्तर पर मध्य पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत जिसको बोलते हैं, और फिर जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो समिति का क्या नाम था, तो समिति जो नाम था बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। इन्हीं की समिति की सिफारिश के आधार पर आपको कमेंट करके बताना है कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। एक समिति बनी थी, इसने ये सिफारिश की थी कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था, तो वो जगह पूछ रहे हैं कहाँ लागू किया गया था, तो यह है नागौर। और नागौर किस राज्य में है,
राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। तो नागौर में लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। अगला 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो इनको संविधान संशोधन है कब के? ये 1992 के, आपको पता होगा। जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पंचायतों से संबंधित है। दोनों 1992 में, लेकिन पास हो गए। उसके बाद लागू कब हुए? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लागू कब हुए। तो लागू होने की डेट है 24 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 24 अप्रैल 1993। आपको कमेंट करके बताना है कि 24 अप्रैल का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, 24 अप्रैल का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 24 अप्रैल को किस महान आत्मा का जन्म हुआ था भारत में, किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा। अब पंचायती राज के जो प्रावधान है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची का विषय है, तभी तो कानून बनाओगे। तो पंचायती राज विषय है वो राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल मतलब राज्य को यह अधिकार है कि वो अपने पंचायती राज से संबंधित प्रावधान बनाए, कानून बनाए, ठीक है। और पंचायती राज का जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 40 में, कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, अनुच्छेद 40 में है, डीपीएसपी के तहत है। लेकिन पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 243 से लेकर 243 ओ तक। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। और पंचायती राज का प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 9 में, ठीक है। और नगर पालिकाओं का प्रावधान किसका है? भाग 9A में है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिए ताकि जो ग्रामीण विकास और जो लेखपाल से संबंधित एग्जाम होने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के लिए शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, ग्राम पंचायतें होती हैं, उनकी शक्तियां होंगी, तो उनका अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद में है? तो 243G। मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 243 से 243 ओ तक। तो 243G में ग्राम पंचायतों के लिए शक्तियों का प्रावधान है। तो ऐसे करके क्वेश्चन हल करिए, आप अपने आप भी क्वेश्चन छांटो, लिखो पेपर पे, और इसी प्रकार हल करो, इसी प्रकार उनके तथ्य ढूंढने की कोशिश करो। निश्चित आपको फायदा होगा, और इसका फायदा अभी नहीं मिलेगा। इसका फायदा मिलेगा आपको जब पेट का एग्जाम देके आओगे, तब बताओगे आप कि इन क्वेश्चन से बहुत फायदा मिला। लेकिन वो खाली हवाई वाले क्वेश्चन करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं। ऐसे डिटेल में देखो, अपने आप भी देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करो, उतना ही दिमाग आपका शार्प होगा और उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।